बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एकलव्य स्टडी पॉइंट पे। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीए प्रोग्राम की हिस्ट्री यानी इतिहास। और जो फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट है उनका जो सेकंड सेमेस्टर है इसको हम यहाँ पे करेंगे। तो बच्चे दूसरी यूनिट है आपकी और इसका जो वीडियो है वो तीसरा है यानी पार्ट थर्ड है। क्योंकि काफी बड़ा चैप्टर था इसलिए इसको हमने तीन पार्ट में करवाया। ठीक है, दो पार्ट आपके ऑलरेडी हो चुके हैं और तीसरा पार्ट आज कराया जा रहा है जो कि आपको इसके बाद आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो ये आपका टाइटल है और ये वीडियो जो है एसओएल डीयू एनसी वेब इग्नू और अदर जहां जहां पर सिलेबस में ये टॉपिक है सभी के लिए ये वीडियो काफी अच्छी होने वाली है। तो ये गुप्त काल या गुप्त साम्राज्य के बारे में हमने लास्ट दो वीडियो में पढ़ा था और आई होप उम्मीद करता हूँ आपने बहुत अच्छे से देखा होगा और समझा होगा। अब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं सामाजिक जीवन की। उसके बाद हम आर्थिक जीवन, धार्मिक जीवन, कला, संरक्षण, साहित्य, ये सब कुछ इसी वीडियो में कर लेंगे। तो वीडियो थोड़ा बड़ा होगा पर आप ध्यान से देखिए, समझिए। देखिए गुप्त काल में समाज में, अब यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं सामाजिक जीवन की, यानी समाज में क्या व्यवस्थाएं थी, क्या नियम होते थे, इसको यहाँ पे हम देखने वाले हैं। तो आपको क्या करना है, ध्यान से इन सभी पॉइंटों को समझते हुए चलना है। तो देखिए गुप्त काल में समाज में वर्ण व्यवस्था पूर्ण रूप से देखने को मिलती है। देखिए वर्ण जो है ब्राह्मणीय व्यवस्था में आप पहले ही पढ़ चुके हो, क्लास 11 12 में भी आप ये जानते हो कि जो वर्ण होते थे वो चार वर्ण होते थे। ठीक है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये जो चार वर्ण होते थे इन वर्णों को अलग अलग काम के अनुसार बांटा हुआ था। यानी ब्राह्मणों के काम अलग होते थे, क्षत्रियों के काम अलग थे, वैश्य के काम अलग थे और शूद्र के काम अलग थे। लेकिन केवल ये वर्ण नहीं है बल्कि इसके अलावा समाज में कुछ ऐसे लोग थे जो इन वर्णों में नहीं आते थे, तो उनको अन्य जातियों में विभाजित किया हुआ था। यानी कि वर्ण चार थे, इसके अलावा कई सारी जातियां भी आ चुकी थी। चारों वर्णों की सामाजिक स्थिति में विभेद था, क्योंकि ब्राह्मण जो होते थे वो सर्वश्रेष्ठ माने जाते थे। ऐसा कहा जाता था कि उनका काम है वेदों का पढ़ना, पढ़ाना, अध्ययन करना। ठीक है, और दान लेना, दान देना, मतलब ये सारे काम ब्राह्मणों के होते थे जो अच्छे काम होते थे, पवित्र माने जाते थे। क्षत्रियों का काम होता था, राजा होते थे क्षत्रिय, मतलब राजपाट करना और अपनी प्रजा की रक्षा करना। ठीक है, सैनिक वाला कार्य करते थे क्षत्रिय। वैश्य जो होते थे ये व्यापार करते थे, कृषि करते थे, पशुपालन करते थे। और शूद्र जो होते थे इन तीनों वर्णों की सेवा करते थे, ये शूद्र होते थे। तो इस तरीके से काम भी इनके डिवाइड थे। चारों वर्णों की सामाजिक स्थिति में विभेद था, ये मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। वराहमिहिर जो थे एक काफी प्रसिद्ध खगोल शास्त्री रहे हैं। इन्होंने कहा है इनके अनुसार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इनके घर में क्रम से 5 4 3 2 कमरे होते थे। यानी कि यहाँ पे देखिए आपको एक चीज मिसिंग है, वो है कोमा। इन चारों के बीच में कोमा लगाना है। ठीक है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इनके घर से क्रम इनके घर में क्रम से इतने कमरे होते थे। देखिए ये आपकी एसएल वाली बुक में आपको ये सारी चीजें नहीं मिलेंगी, तो आप इसे ध्यान से पढ़ते हुए चले। राइटर की बुक से मैंने बहुत सारा कंटेंट यहाँ पे ले रखा है। यानी ब्राह्मण के घर में 5 कमरे होंगे, क्षत्रिय के घर में 4 कमरे होंगे, वैश्य के घर में 3 कमरे होंगे और शूद्र के घर में 2 कमरे होंगे। कुछ इस तरीके की बातें रखी गई थी। न्याय व्यवस्था में विभिन्न वर्णों के बीच भेदभाव बरता जाता था। यानी ये जो वर्ण होते थे इनके बीच में क्या होता था, भेदभाव होता था काफी ज्यादा न्याय व्यवस्था में भी। समाज के सभी वर्गों और जातियों में ब्राह्मणों को सबसे श्रेष्ठ माना जाता था। यानी कि सर्वश्रेष्ठ जो होते थे वो ब्राह्मण होते थे। ब्राह्मणों का मुख्य काम जो था वो धार्मिक कर्म था और साहित्यिक। आपको पता है कि पूजा पाठ कराना और यज्ञ अनुष्ठान वगैरह कराना, ये सब ब्राह्मणों के काम होते थे। लेकिन कई ब्राह्मणों ने अपने जातिगत पेशे को छोड़कर अन्य काम भी अपना लिए थे। यानी कि केवल इन्हीं कामों तक ब्राह्मण सीमित नहीं थे, कुछ ब्राह्मणों ने अपना ये जाति वाला काम छोड़कर अन्य काम भी कर लिए थे। जैसे कई ब्राह्मण व्यापारी भी मिले हैं। तो ये उदाहरण जो है गुप्त काल में मिले हैं, पर ये सभी जगहों से नहीं मिले हैं। और ये जो मैं आपको कंटेंट दे रहा हूँ और इसके लिए आप बुक देख सकते हैं, तो केसी श्रीवास्तव राइटर की बुक आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप और पढ़ना चाहें तो उपिंदर राणा पढ़ सकते हैं। और अगर आप केवल एसएल की बुक में पढ़ते हैं तो आपको काफी कम कंटेंट मिलेगा और ज्यादा अच्छा कंटेंट नहीं है एसएल की बुक में। पहले ही आपको बता रहा हूँ, आप दूसरी बुक अभी नहीं तो लॉकडाउन खुलने के बाद या कभी भी ले सकते हैं। नहीं तो आप हमारी वीडियो को देख के नोट डाउन भी कर सकते हैं, सारी मेन मेन चीजें मैंने यहाँ पे करा रखी है।
इसके बाद बात करते हैं स्मृति ग्रंथ। स्मृति ग्रंथों में समाज में दास प्रथा के बारे में भी प्रमाण मिले हैं। अब देखिए यहाँ पे हम सामाजिक बातें पढ़ रहे हैं, समाज में क्या होगा, समाज में क्या व्यवस्था थी, जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था, दास प्रथा, ये सब कुछ सामाजिक की कैटेगरी में डालते हैं। तो दास प्रथा के बारे में बताया गया है, और ऐसा कहा जाता था कि शूद्रों को व्यापार और कृषि करने के लिए अनुमति थी। अब दास प्रथा पे आपको दो चार चीजें ध्यान रखनी है, आगे आपके आएंगे। देखिए दास क्या होते थे, दास में आगे आपको बताऊंगा सारी चीजें क्या क्या है। इससे पहले देख लीजिए स्मृति ग्रंथों एवं चीनी यात्री जो फाइयान थे, इन्होंने, इनके विवरण से पता चलता है कि समाज जो था उसमें छुआछूत भी थी, यानी दास प्रथा भी थी, ठीक है, जाति प्रथा भी थी, छुआछूत भी थी, ये सारी चीजें यहाँ पे उदाहरण मिले। फाइयान जो है वो, उन्होंने लिखा है कि अछूतों को चांडाल कहा जाता था, और ये चांडाल शब्द आपने क्लास 12th में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, तो आपको मुश्किल शायद ना लगे। इनको जो अछूत होते थे, अस्पृश्य होते थे, इनको चांडाल कहा जाता था। इनको गांव में रहने की अनुमति नहीं थी, ये गांव से और नगरों से बाहर रहते थे। जैसे मान लीजिए अलग बड़ी जातियों के जो गांव होते हैं उससे दूर कहीं अलग, इनके अलग से गांव होते थे जिसमें इनके परिवार वगैरह रहते थे, इनको गांव में रहने की अनुमति नहीं होती थी। गांव तथा नगरों में प्रवेश करते समय इन्हें लकड़ी पीटते हुए चलना पड़ता था। ये लकड़ी पीटते हुए इसलिए चलते थे ताकि जो बाकी ऊंची जाति के लोग हैं, क्योंकि वो इसको, इनको छूना और देखना पसंद नहीं करते थे। जब वो लकड़ी की आवाज सुन लेंगे तो समझ जाएंगे कि भाई ये चांडाल जो है वो आ रहे हैं, तो वो इनको छूने से, इनको स्पर्श करने से, इनको देखने से बच जाते थे। इसलिए ये लकड़ी पीट कर चलना इनको पड़ता था। ठीक है, क्यों पड़ता था? ताकि उसकी आवाज सुनकर लोग रास्ते से हट जाए और इनको स्पर्श करने से बच जाए। ये सारे पॉइंट मैंने बहुत ही आसान शब्दों में बनाकर आपके सामने रखे हैं ताकि आपको दिक्कत ना आए। ऐसा इसलिए था क्योंकि ये अपवित्र कार्य करते थे। अपवित्र कार्य कौन से होते हैं? जैसे ये मांस को काटते थे, बेच, उसको काटना, मांस को बेचना, मैला ढोना, यानी कि जो मतलब गंदी चीजें होती है, मैला जो कचड़ा वगैरह होता है उसको ढोने का काम ये करते थे। स्मृति ग्रंथों से समाज में दास प्रथा के बारे में प्रमाण मिले हैं। ये दास प्रथा मैंने आपको बताया था, अभी बताता हूँ। तो अब मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा विस्तार से बता देता हूँ दास प्रथा के बारे में। देखिए इसमें क्या बताया गया था कि युद्ध में, मान लो कोई युद्ध हुआ, उसमें कुछ किसी को बंदी बना लिया गया, यानी उसको हरा दिया गया। तो ऐसे बंदी बनाए गए जो लोग होते थे उसको दास के रूप में घरेलू श्रम के लिए रख लिया जाता था, कि घरेलू जो भी काम वगैरह करवाने हैं वो दास बन जाता था, मतलब उसका गुलाम बन जाता था और वो सारे काम करता था। और ऐसे लोग जो ऋण नहीं चुका पाते थे वे भी दास बन जाते थे। देखिए मान लो किसी व्यक्ति ने किसी दूसरे व्यक्ति से कर्ज लिया है, पर वो कर्ज नहीं चुका पा रहा है, तो ऐसे में वो उससे बोलेगा भाई मुझे दास बना ले, और मुझसे तब तक घर के काम करा आपने जब तक मेरा कर्जा ना पूरा हो जाता हो। तो इस तरीके से वो क्या करते थे कि मतलब ऋण ना चुका पाने वाले लोग को भी दास बना लेते थे, और जो युद्ध हार जाते थे उनको भी दास बना लेते थे। दास पर उनके स्वामी का पूर्ण नियंत्रण होता था, यानी स्वामी बोलेगा भाई कि जाके ये काम करना है तो उसको वो काम करना पड़ेगा। अगर मतलब समझ गए ना कि पूरा उनका नियंत्रण होना था, जो वो कहेंगे उसको वो काम करना पड़ेगा, क्योंकि वो उसका गुलाम है। ऋण ना चुका पाने के कारण बने दास व्यक्ति को एक निश्चित अवधि तक सेवा करने और ऋण चुका देने पर दास प्रथा से स्वतंत्र कर दिया जाता था। ठीक है, यानी मान लो कोई व्यक्ति दास बना है ऋण नहीं चुका पाने के कारण, तो एक निश्चित समय के लिए वो, मतलब मालिक जो होगा वो बोलेगा भाई मैं 1 साल तक तू मेरे घर पे रहेगा, मेरे कब्जे में रहेगा और मेरे घर के काम करेगा। 1 साल तक काम करेगा घर के, तो उससे मेरे पैसे वसूल हो जाएंगे, उसके बाद उसको छोड़ दिया जाएगा। यानी ऐसे मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट या फिर एक सौदा या फिर एक टाइमिंग फिक्स कर ली जाती थी, एक निश्चित अवधि। उस निश्चित अवधि के लिए ये काम करा लिया जाता था, उसके बाद उसको स्वतंत्र कर दिया जाता था। गुप्तकालीन साहित्य में स्त्रियों को प्रतिष्ठित स्थान भी मिला हुआ है। विवाह जो होते थे मुख्यतः सजातीय होते थे। सजातीय का मतलब है, मतलब अपनी ही जातियों में, जैसे मान लो कोई ब्राह्मण का है तो वो ब्राह्मण में ही शादी करेगा, ठीक है, क्षत्रिय क्षत्रिय में करेगा, मतलब अपनी ही जात बिरादरी में शादी की जाती थी। तो इसको सजातीय विवाह कहा जाता है। लेकिन मान लो कोई ब्राह्मण कुल का व्यक्ति किसी शूद्र कुल से अगर शादी कर ले तो इसको बोला जाएगा, ठीक है, इसको अनुलोम शब्द बोला जाता है। मान लो कोई ऊंची जाति का व्यक्ति किसी निचली जाति के व्यक्ति से अगर विवाह कर ले, मतलब आपस में विवाह संबंध बनाए ऊंचे जाति और नीचे जाति से, तो उसको अनुलोम कहा जाता था। ऐसे उदाहरण बहुत कम होते थे, और ऐसे कम उदाहरण मिले हैं जहां निम्न वर्ण की कन्या का विवाह उच्च वर्ण में हो जाता हो, और अगर मान लो कहीं ऐसा हो जाए तो उसको अनुलोम कहा जाता था। नारद एवं पाराशर की स्मृतियां जो थी उसमें विधवा विवाह को समर्थन मिला था, लेकिन बृहस्पति स्मृति की बात करें तो वहां पर विधवा विवाह सही नहीं माना जाता था।
विधवा विवाह जानते हो आप, कोई महिला है, उसका पति अगर मर जाता है तो वो विधवा हो जाती है, उसके बाद उसको विवाह की अनुमति थी नारद और पाराशर स्मृति के अनुसार। कुछ ऐसे सबूत भी मिले हैं जहां विधवाओं की दशा अच्छी नहीं थी गुप्त साम्राज्य में, और इन महिलाओं को कठोर साधना का जीवन बिताना पड़ता था। ठीक है, समाज में बहुत सारी बंदिशों के साथ जीवन बिताना पड़ता था, और समाज में वेश्याओं का भी प्रमाण होता है। अब ये वेश्या क्या होती है, आई होप आप सभी को पता होगा। वेश्या मतलब ये कुछ ऐसी महिलाएं जो पैसों के लिए जिस्म फरोशी के धंधे में शामिल हो, इनको वेश्या कहा जाता है। तो समाज में वेश्यावृत्ति भी होती थी, इसके भी प्रमाण मिले हुए हैं। और काम सूत्र में गणिकाओं को दिया जाने वाला प्रशिक्षण का विवरण है। अब देखिए यहाँ पे ये जो काम सूत्र ग्रंथ है उसमें गणिकाओं के बारे में बताया गया। अब ये गणिका क्या होता है मैं आपको यहाँ पे नहीं बताना चाहता हूँ, आप प्लीज इसको गूगल पे सर्च करें, आपको वहां पे शायद ज्यादा अच्छा मिले। क्योंकि कुछ शब्द ऐसे हैं, मुझे यूट्यूब पर उन शब्दों का प्रयोग करने में भी अच्छा नहीं लगता है, बट आपको जितना बताना था बता दिया, आप इनको सर्च करें। तो ये सारा जो है आपको गुप्त काल की बातें बता रहा हूँ, सामाजिक व्यवस्था की। आपकी एसएल में कम दे रखा है, बट आपको ज्यादा कंटेंट चाहिए तो आप राइटर की बुक जरूर पढ़ें। और ऐसा माना जाता है कि व्यवसाय काफी प्रचलित था। यह व्यवसाय कौन सा व्यवसाय, ये वेश्याओं वाले व्यवसाय की बात कर रहे हैं, जिस्म फरोशी का जो काम था वो ज्यादा प्रचलित था। मुद्रा राक्षस जो है उससे पता चलता है, मुद्रा राक्षस अगर पढ़ेंगे तो उसमें पता चलेगा कि उत्सव के समय बड़ी संख्या में वेश्याएं सड़कों पर निकलती थी। समाज में पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था, ऐसा कहा जाता है कि पर्दा प्रथा नहीं थी, लेकिन जो कुलीन वर्ग की महिलाएं होती थी, उच्च वर्ग की जो महिलाएं होती थी, अगर वो घर से बाहर निकलती थी तो उस समय मुंह पर घूंघट डालती थी, यानी कि घूंघट में निकलती थी। तो ये देखिए पर्दा प्रथा वैसे नहीं थी, पर घर से बाहर निकलते वक्त इस चीज का ध्यान रखा जाता था। स्त्री को संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा प्राप्त था। पुत्र, मान लीजिए किसी व्यक्ति का पुत्र नहीं है, ठीक है, पुत्र के अभाव में पति की संपत्ति जो होती थी उसमें पत्नी का पूरा अधिकार होता था, ये भी होता था। मान लीजिए कोई पति पत्नी है और पति की मृत्यु हो जाती तो उसके बाद उसकी संपत्ति जो है उसकी पत्नी का अधिकार होगा। अगर उसका पुत्र नहीं है तो, अगर पुत्र है तो भाई पुत्र के हाथ में जाती है वो संपत्ति। तो ये होता था। तो देखिए ये समाज था, और समाज में चलने वाली प्रथाएं थी, और सामाजिक जो जीवन था, ये मैंने आपको गुप्त काल का बताया। अब आर्थिक जीवन पे थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं कि आर्थिक जीवन में क्या था। गुप्त काल के राजाओं का शासन आर्थिक दृष्टि से समृद्धि एवं संपन्नता का काल माना जाता था। देखिए क्या था कि क्योंकि इस समय में सोने के सिक्के मिले हैं, आप पहले ही हम बता चुके हैं आपको, सोने के सिक्के काफी मिले हैं, और कई सारे महत्वाकांक्षी शासक थे, जैसे कि मान लो चंद्रगुप्त के बारे में भी हमने पढ़ा था, फिर हमने उसका समुद्रगुप्त पढ़ा। ठीक है, ये मतलब कुमारगुप्त वगैरह कुछ ऐसे शासक रहे हैं जो काफी महत्वाकांक्षी शासक थे, जिन्होंने अपने मतलब शासन क्षेत्र को या अपने साम्राज्य को विस्तृत किया, बढ़ाया। ठीक है, इसीलिए देखा जाए आर्थिक दृष्टि से समृद्धि और संपन्नता वाला काल इसको हम कह सकते हैं। इस काल में कृषि की उन्नति पर प्रशासन द्वारा यानी शासक के द्वारा बहुत ध्यान दिया जाता था, चाहे खेती से रिलेटेड जमीन को लेकर हो, सिंचाई की व्यवस्था को लेकर हो, या कुछ भी कृषि से रिलेटेड, मतलब शासन के द्वारा उस पर बहुत ध्यान दिया जाता था। कृषि उपकरण जो होते थे जैसे हल वगैरह या जो भी यूज किया जाता हो वो आसानी से उपलब्ध हो जाते थे। कालिदास जो थे महान कवि, जिनके कहा जाता है महान कवि कालिदास ने कृषि और पशुपालन को राष्ट्रीय संपत्ति के बड़े साधन के रूप में बताया है, कि राष्ट्र की जो संपत्ति होती थी गुप्त काल में, जो मतलब बड़ा जो टैक्स आता था या फिर संपत्ति आती थी, उसमें कृषि बहुत महत्वपूर्ण थी, ऐसा कालिदास, महान कवि कालिदास ने बताया है। आगे देखिए धान, फसलों के बारे में थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं। ठीक है, फसल, धान, गेहूं, जूट, गन्ना, कपास, तिलहन, ज्वार, बाजरा, मसाले, नील, इन सब चीजों की खेती होती थी। सिंचाई की जो व्यवस्था थी काफी अच्छी कराई गई थी, उद्योग काफी उन्नति पर थे। कपड़ों का निर्माण करा जाता था, यानी कपड़े का निर्माण, वस्त्र निर्माण किया जाता था। और इस काल में जो सबसे प्रमुख उद्योग माना जाएगा वो वस्त्र उद्योग या फिर कपड़ा उद्योग था गुप्त काल के लिए। कपड़े उद्योग में बहुत बड़ी संख्या में लोगों की जीविका चलती थी, यानी बहुत बड़ी संख्या में कपड़े उद्योग में लोग काम करते थे, जिससे उनकी जीविका यानी रोजी रोटी चलती थी। हाथी दांत की वस्तुएं बनाई जाती थी, चित्रकारी की जाती थी, मूर्ति बनाई जाती थी, शिल्पकार का कार्य होता था, मिट्टी के खूब सारे बर्तन बनाए जाते थे। और ये सभी आर्थिक गतिविधियां होती थी, जितना भी आप यहाँ पढ़ रहे हो, खेती हो गया, ठीक है, हाथी दांत की चीजें बनाना, चित्रकला करना, मूर्ति कला करना, शिल्प बनाना, मिट्टी के बर्तन बनाना, ये सब आर्थिक मतलब इससे आर्थिक लाभ होते थे गुप्त काल में।
गुप्त युग में व्यापार और व्यवसाय के क्षेत्र में काफी प्रगति हुई। व्यवसाय का संचालन जो था वो श्रेणियां करते थे। श्रेणी क्या होता था? श्रेणी एक समूह होता था, ठीक है, ग्रुप होता था व्यापारियों का, जो श्रेणी कहलाता था। श्रेणी व्यवसाय करने वाले लोगों की एक समिति होती थी। समिति का मतलब एक समूह समझ लीजिए, जिसमें ग्रुप होता था, एक समिति होती थी। प्रत्येक श्रेणी का एक प्रधान होता था और 4 या 5 व्यक्ति उसमें समिति के मेंबर होते थे, सदस्य होते थे। देखिए, अब मान लीजिए कोई समिति है व्यापारियों की, तो उसमें एक जो होगा वो प्रधान होगा, मेन होगा, जो सबसे ऊंची पोस्ट होगी, और बाकी 5-6 मेंबर होंगे। वो सब मिलकर ही समिति क्या करती थी? व्यापार से रिलेटेड फैसले लेती थी। प्रत्येक श्रेणी के पास अपनी एक मोहर होती थी। ये मोहर का मतलब है मोहर, और जिसको हम सील कहते हैं। जैसे आप देखते हो ना, मोहर मार देते हैं, स्टंप मार देते हैं, तो उसमें स्टंप में छप जाता है। ये वही वाली मोहर की बात हो रही है, ठीक है। अब इसको कोई दूसरी मोहर ना समझना। गुप्त काल में उच्च कोटि के सोने के सिक्के मिले, यानी कि अच्छे सोने के सिक्के मिले। लेकिन ये शुरुआती वर्षों की बात है, ठीक है। लास्ट के अंतिम वर्षों में सोने के सिक्के में मिलावट होने लगी थी। ये भी आपको ध्यान रखना है, जो कि आगे पढ़ाया जाएगा। गुप्त काल में कुछ भव्य इमारतें मिली, हालांकि ज्यादातर सबूत नष्ट हो गए, पर कुछ इमारतों के सबूत मिले गुप्त काल के। तांबे और लोहे का खनन जारी रहा गुप्त काल में। इसका उपयोग करके बहुत सारे घरेलू सामान, बर्तन, औजार तांबे वगैरह धातु से बना लिए जाते थे। और इस अवधि में सबसे प्रभावशाली धात्विक वस्तुएं बनाई गई थी। लौह स्तंभ, आई थिंक आप दिल्ली से अगर होंगे और आप कुतुब मीनार वगैरह आप गए हो, मेहरौली वगैरह में गए हो, तो आपने लौह स्तंभ देखा होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो कोई दिक्कत नहीं, आप एक बार यूट्यूब पे सर्च कीजिए या फिर आप उस पे, तो आपको एक लोहे का खंबा दिखाई देगा जिसे लौह स्तंभ कहा जाता है। ये गुप्त काल का ही है। और ये खंबा इतनी अच्छी क्वालिटी का मतलब लोहा है इसमें, कि आज तक आप सोचो, गुप्त काल कब की बात कर रहे हैं हम, और आज हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, आज के समय भी इसमें जंग नहीं लगा। ये बहुत हैरान कर देने वाली बात है कि मतलब कैसा वो लोहा रहा होगा। तो इसकी ऊंचाई जो है 23 फीट से ज्यादा है, और ये धातु कर्म का बहुत अच्छा नमूना है या उदाहरण है। आज तक इसमें जंग नहीं लगा है, ठीक है। राजस्व जो है अनेक प्रकार के भूमि और व्यापार के कर से प्राप्त होता है। हाँ, अभी हमने ये आर्थिक पढ़ लिया सब कुछ, लेकिन आर्थिक में ही टैक्स वाला भी पढ़ लेते हैं कि टैक्स कहाँ से मिलता था सरकार को। तो राजस्व जो मिलता था वो भूमि और व्यापार पे टैक्स लगा के राजकोष में पैसा जाता था। गुप्त काल के अंतर में सिक्कों में जो मिलावट होने लगी, यानी कि देखो, ये अंतर की जगह, सॉरी, यहाँ पे आएगा अंत में। गुप्त काल के अंत में समझ रहे हो आप? अंत में मतलब लास्ट के वर्षों में। शुरू में गुप्त काल में बहुत कुछ अच्छा था, लेकिन अंतिम वर्षों की बात करें तो अंतिम वर्षों में, अंत में सिक्के जो थे उसमें काफी मिलावट होने लगी थी। ऐसा ये उससे ये पता लगता है कि साम्राज्य के अंतिम वर्षों में राज को संकट में पड़ गया था, यानी राजकोष जो था वो संकट में पड़ गया था। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जरूर रही होगी जो ऐसा हो गया था। चीन का जो यात्री है हेनसांग, उन्होंने लिखा है कि हर्ष ने राज्य की आय को 4 हिस्सों में बांट रखा था। वो 4 हिस्से आपको बिल्कुल रट लेने हैं, या नीचे लिखे हुए आप इसे देखिए। पहला जो 1/4 हिस्सा, 1/4 जो था, वो सरकारी काम में दे दिया जाता था। जो दूसरा चौथाई हिस्सा था, तो वो लोक सेवक जो होते थे, जो उनको वेतन में चला जाता था, सैलरी में। तीसरा जो था वो बौद्धिक उपलब्धि, मान लो कोई बहुत महान व्यक्ति है, बुद्धिमान व्यक्ति है, उसने कोई बहुत अच्छा कार्य किया है, तो उसको पुरस्कार के लिए चला जाता था। और जो अंतिम होता था हिस्सा, वो भी उपहार में दे दिया जाता था। तो ये तो था आर्थिक। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं धार्मिक जीवन की, कि ये जो गुप्त काल के लोग थे ये किस तरीके का जीवन जीते थे, मतलब धर्म, पूजा पाठ में इनका क्या विश्वास था, नहीं था, ये सारी चीजें देख लेते हैं। धार्मिक जीवन में कुछ पॉइंट है आपको ध्यान रखने हैं। देखिए, गुप्त काल ब्राह्मण हिंदू धर्म की उन्नति के लिए प्रख्यात है, क्योंकि इस टाइम पे जो सनातन धर्म था काफी मतलब चरम पे था और काफी मतलब सही था उस समय। इस काल को ब्राह्मणवादी पुनर्जागरण का काल भी कहा जाता है, और ब्राह्मण धर्म का एक वर्ग इस काल में काफी फल फूल रहा था। ये ध्यान रखनी है बातें। गुप्त शासक जो थे वो वैष्णव धर्म के अनुयायी थे, यानी भगवान विष्णु जो थे उनको मानते थे, और उनकी उपाधियां जैसे परम भागवत वगैरह थी, उन्होंने धारण कर रखी थी। ये जो समय था गुप्त काल का, इस समय वैदिक यज्ञों का अनुष्ठान कराया जाता था। यज्ञ वगैरह बहुत ज्यादा कराए जाते थे, पूजा पाठ अनुष्ठान। उपमहादेश के कुछ भागों में बौद्ध धर्म भी अभी भी प्रचलित था। हाँ, अब आप ये मत सोच लेना कि केवल सनातन धर्म ही चरम पे आ रहा है। बौद्ध धर्म भी बचा हुआ था इस टाइम पे, ठीक है, और बौद्ध धर्म सही चल रहा था।
इस काल में जैन धर्म को पश्चिमी भारत में व्यापारी समुदायों से समर्थन था। अगर देखिए यहाँ पे हिंदू धर्म भी आपको दिख रहा है, ठीक है, आपको बौद्ध धर्म भी दिख रहा है, यहाँ पे आपको जैन धर्म भी दिख रहा है। और इस्लाम की अगर कोई बातें कर रहे होंगे इस समय, तो इस्लाम बाद में आया हुआ है, तो वो उसको यहाँ पे नहीं जिक्र किया गया है, ठीक है। तो ये तीन धर्म आपको ध्यान रखने हैं। बौद्ध धर्म जो था कहीं कहीं पे प्रचलित था। जैन धर्म जो था आप देख रहे हो कि जो पश्चिमी भारत था वहां पे व्यापारियों का समुदाय का समर्थन मिला हुआ था। जैन धर्म को कर्नाटक और दक्षिण भारत के राज्य में भी संरक्षण मिला था राजाओं के द्वारा। इस काल में संस्कृत भाषा जो थी इसका उपयोग काफी बढ़ रहा था। कई सारे जो मतलब लेख मिले या फिर कई सारे मतलब साहित्य मिले हैं वो संस्कृत में लिखे हुए मिले, तो संस्कृत काफी महत्वपूर्ण भाषा थी। अनेक क्षेत्रों में ये श्रेष्ठ जनों की मुख्य भाषा बन चुकी थी। संस्कृत आपको बिल्कुल याद रखना है, पार्ट 1 में भी आपको संस्कृत मैंने बताया था। गुप्त काल का काल तक शैव, वैष्णव, गणेश एवं सूर्य की पूजा जो थी ये पौराणिक धर्म के रूप में की जाने लगी थी, यानी इनकी पूजा की जाने लगी थी। भगवान शिव की, भगवान विष्णु की, भगवान गणेश की और सूर्य की पूजा की जाने लगी थी। इस काल में सूर्य की पूजा जो थी ये पद्धति गुजरात तक सीमित प्रतीत होती, क्योंकि देखो सूर्य के जो पूजा के जो प्रमाण मिले हैं वो गुजरात के कुछ क्षेत्रों तक मिले हैं, बाकी जगह पे सूर्य पूजा की प्रमाण नहीं मिले। इन भगवानों के जो पूजा के प्रमाण मिले हैं। इस काल की सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक घटनाक्रम था देवी की पूजा, क्योंकि देखिए देवी की पूजा के कई जगह सबूत मिले। देवी शक्तियां अनेक धार्मिक कृतियों का केंद्र बन चुकी थी और नारी यानी स्त्री की यही पूजा आगे चल के तांत्रिकवाद बन गई। और ये तांत्रिक भी आपने 12वीं क्लास में पढ़ा हुआ है, आपको बताया था स्त्री पूजा तांत्रिक कहलाती थी, जिसमें पत्थर पे सिंदूर वगैरह लगा के पूजा की जाती थी। आपने 12th में पढ़ा है, आपको बता रखा है मैंने। पुरुष देवताओं के सहधर्मिणी जो थी उनकी भी पूजा होने लगी थी। जैसे भगवान विष्णु के साथ आप माता लक्ष्मी को देखते हो, इनकी पूजा होने लगी थी। शिव भगवान के साथ पार्वती को देखते हो, इनकी पूजा की जाने लगी थी। काली माता, दुर्गा माता, इनकी पूजा की जाने लगी थी। इन तांत्रिक विश्वासों और अनुष्ठानों से बौद्ध धर्म भी प्रभावित हुआ। केवल ये नहीं कि महिलाओं की पूजा केवल हिंदू धर्म में हो रही है, बौद्ध धर्म में भी कुछ सबूत मिले। बौद्ध धर्म में एक संप्रदाय बन गया था वज्रयान, और ये इसका जो काफी छोटे क्षेत्र में था, इसका केंद्र जो था वो केवल पूर्वी भारत में था, ठीक है। चीनी यात्री जो हेनसांग है वो बोध गया गए थे, सारनाथ गए थे। कुछ स्थानों पे उन्होंने देखा कि बौद्ध धर्म का हास्य हो रहा है। सॉरी, यहाँ पे टाइपिंग की मिस्टेक है, हास लिखना था मुझे। हास का मतलब होता है कि कोई चीज कम होना, यानी कि कोई चीज खत्म होना या फिर मतलब खत्म होने की कगार पे आना, तो हम उसको क्या बोलते हैं, उसका हास होना, यानी वो चीजें क्या हो रही है, कम होती जा रही है। 7वीं सदी तक बौद्ध धर्म पूरे उपमहाद्वीप में धीरे धीरे पतन की ओर बढ़ गया, क्योंकि बौद्ध धर्म भारत में इस समय में कम होने लगा था। अगर आप मौर्य साम्राज्य में देखो तो बौद्ध धर्म उससे पहले काफी ज्यादा फैल रहा था, लेकिन इस समय थोड़ा थोड़ा कम होने लगा था। इस काल में वैष्णववाद और शैववाद जो था ये काफी बढ़ रहा था, यानी विष्णु के भगवान भक्त, शिव के भक्त जो थे काफी बढ़ रहे थे। और मूर्ति पूजा जो थी वो केंद्र में आ चुकी थी, यानी मूर्ति पूजा बहुत ज्यादा होने लगी थी इस समय में। मूर्ति पूजा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट बनेगा। मूर्ति जो थी वो पूजा की केंद्र बन गई थी। कहीं पे भी अगर पूजा हो रही हो तो मूर्ति जरूर होती थी, बिना मूर्ति के कोई पूजा नहीं की जाती थी। मूर्ति पूजा ने वैदिक यज्ञ का स्थान लेना आरंभ कर दिया। अब देखिए यज्ञ करा पाना उसके लिए पूरी एक तैयारी की जाती है, वो हर जगह पॉसिबल भी नहीं हो पाता है, लेकिन मूर्ति की पूजा करना बहुत आसान होता है। मूर्ति छोटी से छोटी बनाई जा सकती है और बड़ी से बड़ी बनाई जा सकती है। मूर्ति को स्थापित करना बहुत आसान होता है। घरों में भी आप देखोगे छोटी मूर्ति आराम से रखी जा सकती है, इसीलिए यज्ञ कम होते जा रहे थे और मूर्ति पूजा बढ़ती जा रही थी। धार्मिक अनुष्ठानों में आम लोग भाग लेने लगे थे और तीर्थ यात्राएं भी शुरू हो गई थी, मतलब समूह में लोग जाते थे तीर्थ यात्राएं करना। इस काल में कुछ पुराणों की रचना भी हुई है, जिससे हमें बहुत सारे मतलब राजवंशों के राजवंश के बारे में पता लगता है। जैसे विष्णु पुराण पढ़ते हैं तो उसमें कई सारे गुप्त सम्राटों के बारे में लिखा हुआ है, उनके राजवंश के बारे में। कुछ बदलाव दक्षिण भारत में भी हुए, ठीक है। इस उत्तर भारत तथा दक्षिण भारत के लोग जो थे वो संस्कृति का इनके बीच में आदान प्रदान हुआ। कैसे हुआ बताता हूं मैं आपको। देखिए जैसे उत्तर भारत क्या है, अगर मैं यहाँ पे मैप बना लूं, माफ करना ज्यादा अच्छा नहीं बन पाएगा बट आप समझ जाओगे, ठीक है। ये जैसे मान लीजिए मैंने मैप बना लिया, तो इसको अगर हम दो हिस्सों में बांट देते हैं, ऊपर वाला जो हिस्सा है ये उत्तर भारत हो गया और नीचे वाला जो हिस्सा है वो दक्षिण भारत हो गया। अब जो यहाँ से व्यापारी यहाँ आते थे, यहाँ के व्यापारी यहाँ आते थे, तो व्यापारी जब आते थे तो आपस में संस्कृति का आदान प्रदान हुआ,
ठीक है, व्यापार तो हुआ ही, संस्कृति का आदान प्रदान हुआ, और इसकी वजह से क्या हुआ, इनमें काफी चीजें मतलब मिलने जुलने लगी। तो इसका मुख्य कारण था व्यापारी, व्यापारी के द्वारा ही संस्कृति का आदान प्रदान हुआ। तमिलकम में बसे हुए ब्राह्मण स्वयं को परम पावन वैदिक परंपरा का संरक्षण मानते थे। अब ये तमिलकम जो है ये क्या है, इसे समझिए। ये मान लीजिए मैंने आपके सामने बना दिया है मैप, ठीक है, ये हो गया श्रीलंका और ये हो गया केरल और ये हो गया दक्षिण भारत में। अगर इस तरीके से बना देता हूं तो दक्षिण भारत में अगर आप देखोगे इधर ये तमिलनाडु साइड, चेन्नई और ये आंध्र प्रदेश, और इधर का जो हिस्सा है कर्नाटक और नाटक, ये जो हिस्सा होता था इस क्षेत्र को तमिलकम बोला जाता था। ठीक है, ये आप बिल्कुल दिमाग में अपने रखते जाओ। तो तमिलकम में बसे हुए जो ब्राह्मण थे स्वयं को परम पावन वैदिक परंपरा का संरक्षक मानते थे, यानी इन्होंने वैदिक परंपरा को बचाए रखा है, उसका संरक्षण कर रहे हैं ये। इन ब्राह्मणों को बड़े सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था और बहुत सारे राजाओं ने इनको सम्मान देते हुए इनको संरक्षण भी प्रदान किया। किसी भी राजा के लिए अनुष्ठान करवाना उसकी ऊंची हैसियत के लिए रास्ता खोल देती थी। मैं आपको बता चुका हूं कि कई तरह के यज्ञ होते थे जो राजा करवाते थे, और ऐसे ही एक अश्वमेध यज्ञ था। अश्वमेध यज्ञ मैंने जो भगवान श्री राम ने कराया था, मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि क्या महत्व होता था। केवल चक्रवर्ती सम्राट करवाते थे उसे। बहुत सारे ऐसे यज्ञ होते थे जो केवल राजा ही करवाते थे, मतलब यज्ञ करवाना एक ऊंची हैसियत का रास्ता खोल देता था। तो ये राजा वगैरह कराते थे, और ये जो यज्ञ किसके द्वारा करवाया जाता था, ब्राह्मण ही करते थे इसको। ठीक है, राजाओं द्वारा करवाया जाता था, ब्राह्मण करते थे जो पुरोहित वगैरह होते थे। तो इसलिए इनको बहुत सम्मान दिया जाता था। कुछ रूढ़िवादी ब्राह्मणों ने आरंभ में भक्ति आंदोलन का तिरस्कार किया। रूढ़िवादी मतलब होते हैं जो पुरानी सोच को लेकर चलते हो, यानी कोई पुरानी जो प्रथाएं हैं उसी को मानते हो। एग्जाम्पल, दो एग्जाम्पल दूंगा। इस दिन नाखून नहीं काटते, कहते हैं ना थर्सडे को नाखून नहीं काटने चाहिए, ये एक पुरानी बात है। अब क्या इसके पीछे साइंस होगा भगवान जाने, पर ये रूढ़िवादी मान सकते हैं। बिल्ली ने रास्ता काट दिया तो उस रास्ते को पार नहीं करते, क्या इसके पीछे साइंस है पता नहीं, पर ये एक रूढ़िवादी बातें हैं जो कई पीढ़ियों से चलती आ रही है। तो यही बातें जो चलती आ रही होती है जिसके पीछे तर्क हो ना हो पर उसको लोग मानते हैं, चाहे डर के मानते हैं, वो रूढ़िवादी होती है। तो रूढ़िवादी ब्राह्मणों ने शुरू शुरू में भक्ति आंदोलन को पसंद नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि भक्ति आंदोलन में ब्राह्मणों की और इनकी कई कमियां बताई जा रही थी। जैसे भक्ति आंदोलन थे उसमें कई सारे धर्मों पे कटाक्ष किया गया था, केवल हिंदू धर्म पे नहीं अन्य धर्मों में भी। ठीक है, तो कटाक्ष किया गया था, उनकी कमियां निकाली गई थी, तो इसीलिए भक्ति आंदोलन को ये पसंद नहीं करते थे। लेकिन दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन तेजी से फैले। आपको अलवार और नैनार आप क्लास 12th में पढ़ चुके हो। तो अलवार और नैनार दक्षिण भारत से ही हुए थे। तो भक्ति आंदोलन के जरिए ब्राह्मण जो थे वो रूढ़िवादिता और जाति प्रथा जैसी कुप्रथा पर सवाल खड़े किए गए। यानी कि क्या कहा गया भक्ति आंदोलन में कि ये जो वैदिक धर्म के लोग हैं ये जाति प्रथा में बटे हुए हैं, और एक ऊंची जाति के लोग दूसरी निचली जाति से काफी बुरा और भेदभाव वाला बर्ताव करते हैं। अस्पृश्यता, छुआछूत वाली जो समस्या है इन धर्मों में है, इस पे कटाक्ष किया था भक्ति आंदोलन ने। इसीलिए ब्राह्मण जो थे इनको पसंद नहीं करते थे कई। तो तमिल भक्ति आंदोलन जो थे वो देवता के चुनाव में विष्णु और शिव से गहरे रूप से प्रभावित हुए। क्योंकि आपको पता है अलवार नैनार शिव भक्त और विष्णु भक्त आपने पढ़ रखा है, तो इसीलिए ये कहा गया है। तमिल भक्ति आंदोलन में अलवारो और नैनार काफी प्रसिद्ध हुए। शासकों द्वारा भी अलवार और नैनार संत जो थे इनको संरक्षण प्रदान किया गया था। अलवार नैनार एक जगह से दूसरी जगह घूमते थे, अपने भगवानों के ये गीत गाते थे। इन्होंने कुछ साहित्य भी लिखा था, अपने साहित्य को ये वेद के जितना पवित्र मानते थे। जैसे वैदिक धर्म में वेद का महत्व होता था, ऐसे ये कहते थे कि हमारे जो ग्रंथ लिखे हुए हैं वो भी वेदों के बराबर हैं। इस समय वैदिक दर्शन को कुछ दार्शनिकों ने पुनर्जीवित करने का प्रयास किया। कई जगह वैदिक शिक्षा केंद्र की स्थापना कर दी गई और वैदिक दर्शन को स्वीकार करने के लिए, मतलब स्वीकार योग्य बनाने के लिए कुछ कारगर उपाय किए गए। और शंकराचार्य, जो आचार्य शंकराचार्य थे, इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन्होंने क्या करा, इन्होंने चैलेंज कर दिया। किसको चैलेंज कर दिया? बौद्ध धर्म के जो बड़े बड़े जो संत थे, जैन धर्म के या अन्य किसी भक्ति आंदोलन के जो संत थे, उनको चैलेंज कर दिया, उनको चुनौती दे दी कि आओ और बताओ भाई हमारे ब्राह्मणवाद में किस जगह पर क्या कमी है। मैं तुमसे मतलब शास्त्रार्थ करने के लिए या फिर तर्क से मुझे हरा कर दिखाओ। कुछ इस तरीके की बातें आ गई थी। तो ये हो गया धार्मिक जीवन। अब यहाँ पे कला और संरक्षण की बात कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखने। गुप्त काल में कुछ मंदिर और स्थापत्य के उदाहरण मिले हैं, लेकिन बहुत कम बचे हुए हैं, सारे मतलब नहीं मिल पाए। अजंता और अलोरा की जो गुफाएं थी वहां पे स्थापत्य कला के अच्छे उदाहरण मिले, क्योंकि जो वहां पे अंदर चित्र बनाए हुए हैं सैलों को काटकर या फिर चट्टानों को काटकर, काफी मतलब खूबसूरत है।
आगे चलकर एलोरा, एलिफेंटा, औरंगाबाद, इनकी चट्टानों को काटकर विष्णु की, शिव की, इनके मंदिर बनाने की प्रेरणा मिली। कई जगह पे बौद्ध धर्म की जो मूर्तियां वगैरह थी वो मिली हैं गौतम बुद्ध की। उड़ीसा में ललित गिरी, रत्नागिरी, उदयगिरी में शासकों और व्यापारियों के संरक्षण में बौद्ध स्तूप बनाए गए। देखिए बौद्ध धर्म की जो स्तूप है कई सारे मिले हैं इसी समय में, ठीक है। ये जगह के नाम याद रखो, ललित गिरी, रत्नागिरी, उदयगिरी, यहाँ पे मिले हैं। और ये किसने बनाए थे? शासकों ने, राजाओं ने पैसा दिया था, व्यापारियों ने पैसा दिया था, तब जाके ये स्तूप बने थे। अजंता की गुफाओं में मूर्ति और भित्ति के चित्र भी पाए गए। अगर आप यूट्यूब वगैरह पे सर्च करोगे तो आपको कई सारे अजंता की गुफाओं के अंदर के चित्र मिल जाएंगे। आरंभिक मंदिर में एक कक्ष होता था। देखिए जब शुरू शुरू में मंदिर बनाए जाते थे तो उसमें कमरा होता था छोटा सा, और जिसमें भगवान की मूर्ति रखी जाती थी। कई जगह पे गर्भगृह भी कहा गया है। इनमें विष्णु भगवान, शिव भगवान, पार्वती देवी, दुर्गा माता, इनकी पूजा होती थी। ऐसे कई मंदिरों के उदाहरण हैं, जैसे उदाहरण मिले सांची में, ऐहोल में, भूमारा में, इन क्षेत्रों में कई सारे मंदिरों के उदाहरण भी मिले हुए हैं। अब बात करेंगे लिटरेचर की, कि साहित्य कैसा था। तो गुप्त काल में कुछ साहित्य मिला है और ये साहित्य मैं बता देता हूँ। जैसे पुराण मिला है, पुराणों से बहुत सारी जानकारी मिल जाती है, चाहे विष्णु पुराण हो, वायु पुराण हो, भागवत पुराण, ब्रह्मांड पुराण, हरिवंश पुराण या अन्य पुराण। इसके अलावा पार्ट 1 अगर आपने देखा है, पार्ट 1 में भी कुछ बताया था मैंने आपको, वहां पे ज्यादा जिक्र कर रखा है। इन पुराणों में सिर्फ ब्राह्मण धर्म ही नहीं बल्कि विभिन्न राजाओं की राजकीय वंशावलियों का भी बताया गया है। पहले ये राजा था, फिर ये राजा था, फिर ये राजा था, फिर ये राजा था, फिर ये, पूरा वंश से बता रखा है। दक्षिण भारत के अलवार और नैनार संतों के भक्ति गीतों की रचना हुई थी, तो इनके भी कुछ ग्रंथ मिले हैं जिससे जानकारी मिल जाती है गुप्त काल में। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार के कवि जो थे वो कालिदास द्वारा रचित कविताएं एवं नाटक जो है वो मिले हैं। शूद्रक द्वारा लिखित मृच्छ कटिकम, इससे काफी जानकारी मिली। विशाखा दत्त जो राइटर थे, इन्होंने मुद्रा राक्षस लिखी थी जिसमें नंद वंश का कैसे खात्मा किया गया था उसके बारे में जानकारी दे रखी है। देवी चंद्रगुप्तम जो लिखित में मिला है उसमें चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा सत्ता का कैसे ग्रहण किया गया था उसका पूरा वर्णन किया गया है। पंचतंत्र की कहानियां आपने जरूर पढ़ी होगी, सुनी होगी, बचपन में बच्चों को बहुत पढ़ाई जाती है। और बाणभट्ट द्वारा रचित हर्षचरित है। ये सारा साहित्य है जो इस समय में मिला है और बहुत सारी जानकारी देता है, ठीक है। ये तो अब जो हमारे सारे मेन टॉपिक थे वो हो चुके हैं खत्म। अब केवल 3 टॉपिक है और इसमें ना के बराबर ही कंटेंट है, आपको ज्यादा घबराना नहीं, बस देख लो। अन्य कुछ राज्यों का उदय हुआ था, वाकटक, मैत्रक और दक्कन। थोड़ा सा वाकटक के बारे में पढ़ेंगे। विदर्भ के वाकटक मध्य भारत और उत्तरी दक्षिण दक्कन में महत्वपूर्ण राजनीतिक सत्ता थे, राजनीतिक शक्ति थे, ठीक है। ये थोड़ी सी टाइपिंग की एरर है। अब ये देखिए, ये जो विदर्भ की बात कर रहे हैं ना, ये विदर्भ है क्या? तो देखिए महाराष्ट्र जो आप देखते हो आज के समय में महाराष्ट्र, पर उस समय में अलग नाम होते थे, ये भी याद रखना है। ये देखिए मैप आपके सामने रखा है, ये जो महाराष्ट्र वाला हिस्सा है मैं इसको डार्क कर रहा हूँ, ये जो हिस्सा होता था विदर्भ होता था, और यहाँ पे वाकटक जो शासक थे उनका शासन था। और आपने पढ़ा था, मैंने आपको बताया था कि गुप्त वंश के एक शासक ने अपनी पुत्री का विवाह वाकटक से किया था। वाकटक के किसी मतलब संत वगैरह, मतलब सॉरी, मतलब उनके बच्चे से। वाकटक जो थे ब्राह्मण थे और गुप्त जो थे वो क्षत्रिय माने जाते थे। रिलेशन वाला जो मैंने आपको पार्ट 2 में पढ़ाया था, तो वहां पे आपको याद होगा। तो ये वाकटक यहाँ पे थे। विदर्भ आधुनिक महाराष्ट्र में स्थित है और विदर्भ काल मध्य भारत में चित्रकारी और स्थापत्य कला के लिए बहुत ज्यादा मशहूर था। ये तो गया वाकटक। मैत्रक के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। मैत्रक जो है इंपॉर्टेंट है, ये भी देखिए। नेतृत्व शासक सौराष्ट्र क्षेत्र में अपना शासक चलाते थे, ठीक है। तो यहाँ पे होगा मैत्रक शासक जो थे सौराष्ट्र क्षेत्र में अपना शासन चलाते थे। सौराष्ट्र क्या है? जो गुजरात है। एक बार दोबारा आप मैप देखिए, मैप में यहाँ पे ये गुजरात दिख रहा है आपको। इस गुजरात में एक उप क्षेत्र था जिसको सौराष्ट्र कहा जाता था, तो यहाँ पे ही अपना शासन चलाते थे। इनके शासन के प्रथम 70 वर्षों में भूमि अनुदान संबंधी कुछ घोषणा पत्र मिले थे, उसकी जांच की गई, तब इनके बारे में पता लगा। और इससे जानकारी प्राप्त हुई कि सौराष्ट्र में पहली बार ईसा की 6ठी सदी के एक क्षेत्रीय राज्य का निर्माण हुआ था जो कि मैत्रक शासकों द्वारा चलाया गया था। इस अवधि में शिलालेख से सौराष्ट्र के क्षेत्रीय और राजनीतिक जानकारियां काफी ज्यादा प्राप्त हुई हैं। और ये मैत्रक जो थे बहुत छोटे लेवल पे ही शासन था इनका, बहुत बड़ा, मतलब आप इनको एक बड़ा सम्राट या बड़ा साम्राज्य मत समझना, छोटे से हिस्से में। मैत्रक जो थे गुजरात के प्रथम क्षेत्रीय राजवंश के रूप में पनप रहे थे और इन्होंने शाही उपाधियां भी कुछ धारण कर रखी थी। मैत्रक राजा जो थे, इनकी उपाधियों में वहां के स्थानीय सरदारों की के राजनीतिक समावेशन होने की प्रक्रिया का पता चलता है। यानी जो मैत्रक थे
क्षेत्रीय वंश के थे। इनको कुछ सरदारों ने अपना समर्थन दिया था, इनके साथ शामिल हो गए थे, ये इसके सबूत मिले हुए। ठीक है, अब बात कर लेते हैं दक्कन और लास्ट। दक्षिण भारत का राजनीतिक इतिहास दो भौगोलिक क्षेत्र में बांटकर देखा जाता है। पहला तो है पश्चिमी दक्कन, यानी दक्षिण क्षेत्र में आओगे तो पश्चिमी दक्कन की बात करेंगे। दूसरा हो जाएगा तमिलकम। तमिलकम वही क्षेत्र जो मैंने आपको बताया था, जिसमें कुछ केरल का हिस्सा है, कुछ चेन्नई का हिस्सा है, कुछ तमिलनाडु का हिस्सा है, कुछ आंध्र प्रदेश का हिस्सा है, कुछ मतलब इस तरीके से जो हिस्सा आता है वो तमिलकम हो जाएगा। ये था दक्षिण में। तमिलकम जो था एक विस्तृत इलाका था, काफी बड़ा क्षेत्र था, जो दक्षिण भारत के तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश क्षेत्र को कवर करता था। यानी कवर करने का मतलब है जो यहाँ पे होता था। पश्चिमी दक्कन में वाकटक ने चालुक्य सत्ता के सामने घुटने टेक दिए। वाकटक जो थे, जब चालुक्य शासक आए तो उनके सामने घुटने टेक चुके थे। तो ये था हमारा पूरा टॉपिक। यहाँ पे लास्ट के 3 टॉपिक जो मैंने वाकटक वगैरह पढ़े हैं, आपको इस पे ज्यादा ध्यान नहीं देना है, लेकिन उससे पहले के जो टॉपिक पढ़े हैं उन सारे के सारे टॉपिक को बहुत ध्यान से पढ़ना है। आपकी एसएल की बुक में बहुत कम, बहुत ही लो लेवल का कंटेंट है। आपको अच्छे नंबर लेना है, अच्छे पढ़ना है, तो आपको कोई अच्छे राइटर की बुक खरीदनी है। कोई भी राइटर की अच्छी बुक खरीदो, आप वहां से पढ़ोगे तो ज्यादा बेनिफिट होगा, मार्क्स अच्छे आएंगे। क्लियर, आपको बता दिया है, बाकी आपकी तैयारी करनी है आपको, आप अपने तरीके से कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। आज का चैप्टर अपना हो चुका है कंप्लीट।